Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for prelims specific part. ये 30 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी स्टार्ट, नीचे आपको लिंक्स दी हुई है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं. जैसे आज कर सकते हो, 5 दिन बाद भी कर सकते हो. क्लासेस चलती रहेंगी, वो सारी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी एंड जब एक बार वो क्लासेस अपलोड हो जाती हैं तो वो अवेलेबल रहेंगी, आप कभी भी उनको देख सकते हैं. ठीक है ना. तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आप इजीली उसको अवेल कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन आज ही करना है, कल करना है. लेकिन अगर आप कर लोगे तो जैसे क्लासेस ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं. डेमो लेक्चर हमने अपलोड किया था, वो तो यूट्यूब में हमने सबके लिए ओपन रखा था. बट अभी लेक्चर 1 जो है वो उन्हीं लोगों के लिए ओपन है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है. सो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आज कराओगे तो ही देख पाओगे, कल कराओगे तो नहीं देख पाओगे. रजिस्ट्रेशन आप इस पूरी प्रीलिम्स के पहले तक जब भी आपको लगता है कि आप वो, क्योंकि इसमें 60 से 70 क्लासेस रहेंगी लगभग. देयर विल बी नियरली 60 to 70 क्लासेस. 70 ही समझिए, लगभग 70 क्लासेस का रिवीजन रहेगा और काफ़ी कुछ उसमें डिटेल में हर सब्जेक्ट को डील किया जाएगा. तो जब भी आपको लगता है कि आप 60 से 70 क्लासेस देख सकते हैं, उतने टाइम तक आप रजिस्ट्रेशन कर लेना. बस अपना ये दिमाग में रखा. अभी भी 95 से 96 डेज बचे हैं. ठीक है ना. तो अभी भी बहुत टाइम है. 60 क्लास देखने के लिए, 70 क्लास देखने के लिए आपको 60 ही दिन चाहिए. ओके. और अगर आप 2-3 लेक्चर एक दिन में देखोगे तो आपको 30 या 35 दिन ही चाहिए. तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कब रजिस्ट्रेशन करना है. यू कैन रजिस्टर एनी टाइम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है शिलोंग डिक्लेरेशन समटाइम सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो शिलोंग डिक्लेरेशन में से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज ई गवर्नेंस, सेकंड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड इज रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट एंड चौथा है नन ऑफ द अबव. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस विल बी ई गवर्नेंस. तो शिलोंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस. हुआ क्या था कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, उसने इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and the state government of Meghalaya, they organized the 22nd national e-governance. They organized what? 22nd national conference on e-governance. ये ऑर्गेनाइज हुई थी 2019 में शिलोंग मेघालय में. वहीं पे शिलोंग डिक्लेरेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखिएगा मिनिस्ट्री, याद रखिएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, उसके साथ इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि ई गवर्नेंस वाली बात है तो ये मीठी तो रहेगी ही. तो दिस वॉज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. ब्रुनहेस माटुयामा refers to what? ब्रुनहेस माटुयामा क्या होता है? ऑप्शंस आर ए मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप, बी सन्स लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, 6th मास एक्सटिंक्ट इवेंट, या डी नन ऑफ द अबव. ब्रुनहेस माटुयामा. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. क्वेश्चंस भी मैं वही इंक्लूड करूंगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आप कुछ नया सीखें और प्रीलिम्स में आपको स्पेसिफिक उसमें मदद मिले. तो ब्रुनहेस माटुयामा जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है. मतलब क्या होता है कि अर्थ का जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो चल रहा है उसका अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लिप हो जाता है तो उसको ब्रुनहेस माटुयामा बोलते हैं. ठीक है ना. सो अर्थ मोस्ट रिसेंट जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, जिसको जियो मैग्नेटिक रिवर्सल बोला जाता है. जियो मैग्नेटिक रिवर्सल कहा जाता है क्योंकि जो चल रहा है उसका रिवर्स में लग जाता है. ठीक है ना. इट्स अ फिनोमिनन वेयर द प्लैनेट्स ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप्स. ओके. ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो फ्लिप कर जाती है एंड यही ब्रुनहेस माटुयामा होता है. ठीक है ना. अगला जो क्वेश्चन है वो है पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो पट्टचित्रा जो है एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है. तो पहले तो एक फैक्ट आपको ये पता चलेगा कि पट्टचित्रा जो है स्टाइल ऑफ पेंटिंग है. ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म है. किस स्टेट का है? ऑप्शन आर ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, या डी आंध्र प्रदेश. तो इसका आंसर आपने देख लिया होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए उड़ीसा. उड़ीसा का है पट्टचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड कुछ आपको सीखने को मिला होगा. अगला जो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में देखते हैं. पहली जो न्यूज़ है वो है दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक. अब दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहला कंट्री का अपने आपका पहला प्लाज्मा बैंक इस्टेब्लिश किया जाएगा. और ये कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये कल मैंने न्यूज़ आपको बताई थी. ये किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज. ओके. तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में ये किया जाएगा. एंड एवरी पेशेंट वेदर ही इज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो ये गवर्नमेंट का ये भी रूल है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उसको अवेलेबल किया जाएगा. ये प्लाज्मा जो रहेगा वो उसको अवेलेबल किया जाएगा.
एक चीज़ और क्लियर की गई थी केजरीवाल द्वारा कि दैट प्लाज्मा इज नॉट द अल्टीमेट क्योर फॉर नोवल कोरोना वायरस बट इट इज़ हेल्पफुल फॉर पेशेंट्स विद मॉडरेट सिम्टम्स। ये फाइनल क्योर नहीं है, लेकिन हाँ ये हेल्पफुल ज़रूर होता है इन द केस ऑफ मॉडरेट सिम्टम्स। तो ये चीज़ भी क्लियर की गई केजरीवाल जी द्वारा, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। नाउ टिकटॉक अमंग 59 ऐप्स हैव बीन बैंड बाय द सेंटर। तो ये न्यूज़ बताने का मेरा कारण ये है कि जैसे इसमें क्या कर सकते हो आप, जब भी आंसर राइटिंग करोगे ना, आंसर राइटिंग में इंडिया और चाइना की डिप्लोमेसी, इंडिया चाइना फॉरेन रिलेशंस के बारे में जब आएगा तो ये पॉइंट भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि एक तरीके से ये भी टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर टाइप का होता है। एक तरीके से आपने वॉर ही डिक्लेयर कर दिया, आपने उनके ऐप्स को मना कर दिया और सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे आपने मना किया कि आपकी कंट्री को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, सॉवरेनिटी पे अटैक है। ऐप्स कौन कौन से हैं? टिकटॉक हो गया, शेयर इट हो गया, एम आई वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर एंड ये सारे जो हैं, इसमें मुझे लगता है कैम स्कैनर बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा और ये बहुत जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं वो सब ये तो यूज़ करते ही करते हैं, है ना। तो ये कुछ ऐप्स हैं जिनको कि डिलीट कर देना चाहिए, है ना। नाउ दे विल नॉट बी एनी यूज़। क्यों यूज़ में नहीं रहेंगे? क्योंकि पहली चीज़ तो गूगल प्ले और ऐप स्टोर जो भी दोनों आईपैड आईफोन का है, इन दोनों से वो ऐप हट जाएंगे। दूसरा चीज़ की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप भी इन ऐप्स को अपने नेटवर्क की एक्सेस मत दो। तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में अगर है पहले से तो भी ये ऐप नहीं चलेंगे कुछ दिनों में, है ना। तो ये चीज़ भी आपको देख लेना, इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिएगा। और कैम स्कैनर में जिन्होंने अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखे हैं वो एटलीस्ट उनको अपने किसी दूसरे फोल्डर में या अपने कहीं पे भी एक जगह स्टोर करके रख लें ताकि वो आपके यूज़ आ जाए आगे, है ना। आगे देखते हैं DCGI नॉड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सिन। ओके, तो कोवैक्सिन के लिए को अलाउ कर दिया गया है फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। तो DCGI क्या होता है? डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सिन। ये कंट्री की फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट है फॉर कोविड-19। इट्स द कंट्रीज फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये पहली वैक्सीन कैंडिडेट है और हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक जो है वो इसके मेकर्स हैं। हैदराबाद बेस्ड है भारत बायोटेक। ओके, इट वाज इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NIV। तो ये जो भारत बायोटेक है हैदराबाद का, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर के इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसकी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कोवैक्सिन के शुरू हो गए हैं। तो याद रखिएगा नाम कोवैक्सिन और भारत बायोटेक और हैदराबाद बेस्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये इनके साथ मिलकर के किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं एक बार, क्योंकि प्रीलिम्स एनालिसिस पार्ट है, एडिटोरियल के लिए दूसरा वीडियो बनाएगा, है ना। तो देखते हैं। तो भारत बायोटेक वैक्सीन गेन्स एज ऑन DCGI नॉड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये भारत बायोटेक जो है हैदराबाद बेस्ड है और ये ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर के इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोवैक्सिन नाम है इसका, ठीक है ना। सबसे पहले बताते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। कोविड-19 में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कहाँ लोकेटेड है? पुणे में लोकेटेड है। इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एंड वन ऑफ द ट्रांसलेशनल साइंस सेल्स पार्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR का पार्ट है ये और इंडियन वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा। अब ये जब बना था इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर। इसका नाम क्या था? वायरस रिसर्च सेंटर। और ये बना था इन कोलैबोरेशन विद द रॉकफेलर फाउंडेशन। तो याद रखिएगा इट वाज फाउंडेड इन कोलैबोरेशन विद द रॉकफेलर फाउंडेशन और WHO ने इसको डेजिग्नेट किया है एज H5 रेफरेंस लेबोरेटरी फॉर साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए इसको H5 रेफरेंस लेबोरेटरी के रूप में डेजिग्नेट भी किया गया है। वायरस रिसर्च सेंटर कब बना था? 1952 में। तो इसका मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, पहले इसका नाम वायरस रिसर्च सेंटर था, तो वो 1952 में आया और ये ICMR और रॉकफेलर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और रॉकफेलर फाउंडेशन का जॉइंट प्रोजेक्ट था। और NIV जो है वो नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है फॉर सम डिसीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC यहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो कौन कौन सी डिसीजेज का बेसिकली नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड कोरोना वायरस, इन बीमारियों का ये नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर भी है। याद रखिए कौन कौन सा? इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड योर कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो इनका ये मॉनिटरिंग सेंटर भी है।
अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें था वो था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ डिपार्टमेंट ऑफ, ये डिपार्टमेंट है किसका? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि आता है बेसिकली क्या काम करता है? अप्रूवल देता है लाइसेंसेस के फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स, वैक्सीन्स, सेरा, इन सबको देता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है। ओके, तो इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। क्या करता है? इट सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। ये सारे काम ये करता है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। यूएन डिक्लेरेशन नाउ डिलेड ओवर क्लाइमेट टेक्स्ट। अब क्या हुआ? आप सबको पता है कि यूएन 75 डिक्लेरेशन लाने की सोच रहा है। यूएन 75 क्यों लाने की सोच रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बने हुए 75 साल हो गए हैं, है ना। 1945 में ये बना था, 24 अक्टूबर। तो अभी ये 75th एनिवर्सरी में बेसिकली यूएन 75 रेजोल्यूशन के लिए बात की गई है। अब इसमें पहला जो इशू आया था वो था यूएन 75 के रेजोल्यूशन के टेक्स्ट का, जिसमें कि साइलेंस मोशन जो होता है वो तोड़ा गया था। साइलेंस क्या होता है? बेसिकली जब भी यूएन की रेजोल्यूशन प्रोसेस होती है उसमें साइलेंस क्या होता है? इसका मतलब है कि जब बिना किसी अपोजिशन के कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसको साइलेंस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये साइलेंस प्रोसेस इस बार टूट गई थी जब यूके ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस के बिहाफ में ऑब्जेक्ट किया कि इसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था यूएन 75 के? शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, ये लिखा था, शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, जो कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जो चाइनीज है और उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसका विजन होता है। तो इन्होंने बोला इस कारण से इसको अपोज किया था। फिर ये चीज़ चेंज करा दी गई थी, द कॉमन फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट एंड कमिंग जनरेशंस करा दी गई। तो ये इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब जो है एक क्लाइमेट चेंज का जो टेक्स्ट है उसमें भी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज के टेक्स्ट में दिक्कत हो रही है, और ये जो टेक्स्ट में दिक्कत है ये यूएस ने इस बार साइलेंस ब्रोक किया। यूएस ने साइलेंस ब्रोक किया। क्यों उन्होंने ब्रोक किया क्लाइमेट चेंज के रूप में? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो टेक्स्ट है ये पेरिस क्लाइमेट डील जैसा लग रहा है, और पेरिस क्लाइमेट डील ऑलरेडी यूएस छोड़ चुका है, सबको पता है। इस कारण से उन्होंने इसका अपोज किया है। यूएस हैज ब्रोकन द साइलेंस दिस टाइम, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते हैं, कुछ भी अड़ंगा लगाना ही, कोई भी दिक्कत तो खड़ी करनी है, तो वो उसने इस कारण से यूएन 75 अब डिले हो रहा है अभी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम लॉन्च्ड। अब आप सबको पता है कि इस बार जब आत्मनिर्भर भारत अभियान आया था उसमें पीएम स्वनिधि, याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि स्कीम की बात की गई थी। तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये स्कीम जो थी बेसिकली ये वेंडर्स के लिए, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो अब एक बेसिकली एक पोर्टल बनाया जा रहा है, एक पोर्टल बनाया जाएगा जो कि बेसिकली इस चीज़ को ट्रैक करेगा, एप्लीकेशंस, लोन एप्लीकेशंस को मैनेज करेगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा। इस पोर्टल में सब कुछ होगा। तो पोर्टल का जो वेबसाइट है वो है pmswanidhi.moHUA.gov.in। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, ये कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ये आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो मोहुआ जिसको बोलते हैं, ओके, मोहुआ। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको मैनेज करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे आप लोग, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आपको समझ नहीं आएगा कि अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री करेगी या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करेगा। इसको वहाँ पे फाइनेंस लग सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी लग सकता है, ये सब चीज़ें ऐसे लगेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये रहेगी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ योर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको अरेंज कर रहा है, और पीएम स्वनिधि नाम है, याद रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ओके, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, तो याद रखिएगा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ्स हाईलाइट द नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, CHRI। अब CHRI यानी कि जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, उसका ये कहना है कि अभी जो तमिलनाडु में एक पिता का और उसके बेटे का कस्टोडियल डेथ हुआ, दैट रिफॉर्म्स, वो सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हमको पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो CHRI क्या है? बेसिकली कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है। इट्स एन इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, इट्स एन इंडिपेंडेंट
नॉन पार्टीशन एंड नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन पार्टीशन है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव इसको बोलते हैं। 1987 में बना था, ये 1987 में बना था एंड इट वर्क्स टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्रीज ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स के प्रैक्टिकल मतलब कि रियलाइजेशन हो पाए, इस कारण से इसको बनाया गया था। 1987 में बना था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अडहेरेंस टू द कॉमनवेल्थ हरारे डिक्लेरेशन। अब कॉमनवेल्थ का एक हरारे डिक्लेरेशन है, आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ का हरारे डिक्लेरेशन है जो कि डिक्लेरेशन ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तर्ज पे ही है। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ का हरारे डिक्लेरेशन है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तर्ज पे है, और यही चीज़ वो चाहता है कि जो कॉमनवेल्थ के नेशन है वो इस हरारे डिक्लेरेशन के हिसाब से ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम करें। दूसरी चीज़ जो न्यूज़ में थी वो ये थी कि इस चीज़ के बाद ये भी पता चलता है कि इंडिया को रेटिफाई करने की जरूरत है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल एंड इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर भी हमको रेटिफाई करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, कन्वेंशन अगेंस्ट जो टॉर्चर था उसका जो टेक्स्ट आया था असेंबली में वो 10 दिसंबर 1984 में आया था, और इसका जो रेटिफिकेशन हुआ था, जो फोर्स में आया था जब ये फोर्स में आया वो 26 जून 1987 में आया। 1987 26 जून, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर कब आया फोर्स में, तो 26 जून 1987 को आया। और 26 जून को इसीलिए इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कहा जाता है। ओके, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर 26 जून को कहा जाता है। इंडिया ने 1997 में इसको साइन कर दिया, लेकिन आज तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया ने, बहुत कम कंट्रीज है जिसने नहीं किया रेटिफाई, तो इंडिया उन कंट्रीज में से एक है। साइन तो हमने 1997 में कर दिया था, लेकिन अभी तक हमने इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में। इंडिया भूटान साइन पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट। तो इंडिया और भूटान ने पहला जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और ये कल भी मैंने न्यूज़ में बताया आपको, खोलोंगछू प्रोजेक्ट है। खोलोंगछू प्रोजेक्ट जो है इट्स अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया और भूटान के बीच में है, याद रखिएगा। एंड त्रसिंग यात्से नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये एप्लीकेबल रहेगा, याद रखिएगा। अब ये जो क्यों इंपॉर्टेंट है कि इट द फर्स्ट टाइम एन इंडिया भूटान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ 50-50 जॉइंट वेंचर, नॉट एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। याद रखिएगा, 50-50 जॉइंट वेंचर में रहेगा ये, नॉट एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये 50-50 जॉइंट वेंचर पे रहेगा ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनदर थिंग विच इज देयर। और खोलोंगछू जो प्रोजेक्ट है वो उन 4 प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनके साइन किए गए थे 2008 में, और इंडिया ने कमिट किया था भूटान को कि हम 10,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करेंगे आपके भूटान में। तो उसके रिगार्डिंग खोलोंगछू उसी का पार्ट है। 2025 के सेकंड हाफ में इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो दैट इज इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। ये न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में हो गया, और ये वो 59 ऐप है जिनको कि डिलीट करना है, आपको इंस्टॉल करना है, तो ये आप लोग कर देना, ठीक है ना। ये मैं लास्ट में आपको यही चीज़ ये खोल के दिखा देता हूँ एक बार, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये सारे आप डिलीट कर दीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।